हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू आपको इंडिया के इतिहास के बारे में भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी और हमारे इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी जानेंगे कि क्यों संविधान को बदला गया था। हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दो तरीके के मेजॉरिटीज होती है। एक है स्पेशल मेजॉरिटी और एक है स्पेशल मेजॉरिटी विद 50% ऑफ द स्टेट्स कंसेंट। तो ये चीज तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्यों संविधान में ये 5 बदलाव लाए गए। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सबसे पहला संवैधानिक संशोधन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1951 में ही, यानी संविधान बनने के अगले ही साल ये अमेंडमेंट कर दिया गया। इसके कई सारे कारण थे। रीजन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जुडिशरी के अंदर कुछ ऐसे केसेस जिसमें जुडिशरी ने गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट्स दी या कुछ ऐसी जजमेंट्स जो गवर्नमेंट के खिलाफ गई, जिसमें से एक केस था चंपकम दोराईराजन केस। चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कास्ट के बेसिस पे एडमिशंस देते हैं या कास्ट के बेसिस पे सीटें रिजर्व करते हैं तो इट विल बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं कि आर्टिकल 29 के अंदर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर किसी बंदे की कास्ट के बेसिस पे उसे एडमिशन डिफाई नहीं कर सकते, उसे मना नहीं कर सकते एडमिशन लेने से। तो सरकार ने क्या सोचा? सरकार ने सोचा हम संविधान बदल देते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं और ये लिख देते हैं कि जहां पे सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम प्रोविजंस करते हैं, दैट इंक्लूड द रिजर्वेशन, तो वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ भी नहीं होगा और वो आर्टिकल 29 के अंडर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी नहीं होगा। ऐसा उन्होंने आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट कर दिया। सिमिलरली, आजादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना सरकार का एक सबसे अहम नीति मानी गई थी। लैंड रिफॉर्म्स यानी कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर देना, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने नाम पे कितनी लैंड रख सकता है, कितनी जमीन रख सकता है, इसके ऊपर लिमिट लगा देना और लिमिट से ज्यादा अगर इसके पास जमीन है तो वो जमीन अक्वायर कर लेना और गरीब किसानों में बांट देना। दिस वॉज बेसिकली लैंड रिफॉर्म दैट वॉज सॉट टू बी इंप्लीमेंटेड। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं इन द ईयर 1951। व्हाई? बिकॉज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 स्टेटेड कि राइट टू प्रॉपर्टी इज योर फंडामेंटल राइट। तो ये करने की वजह से काफी सारे लोगों ने कोर्ट में केस करने शुरू कर दिए, ये कहते हुए कि सरकार अगर जमींदारी अबॉलिश करती है और हमारे प्रॉपर्टी के राइट्स हमसे ले जाती है तो ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी। इसी वजह से पार्लियामेंट के थ्रू आर्टिकल 31A फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया, जिससे अगर हम किसी एस्टेट को, किसी लैंड को अक्वायर करते हैं तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट राइट टू प्रॉपर्टी। Another thing that was done was adding of the 9th schedule of the constitution। तो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, जिसमें से 8 शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है और 4 शेड्यूल अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किए गए हैं। जो 9th शेड्यूल है वो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है और उस 9th शेड्यूल का पर्पस ये था कि वो एक ऐसे कानूनों की लिस्ट थी जिसके अंदर जो कानून है, इफ we put some law that is passed either by the state legislature or by the parliament and we put that in the 9th schedule, you cannot challenge that of being in contravention to the fundamental rights। मतलब आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते थे कि ये कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके फंडामेंटल अधिकारों को ले जा रहा है। और इसमें कौन से कानून डाले गए होंगे? वही सारे कानून जिसके थ्रू आपने जमींदारी अबॉलिश की थी और आपने लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर लिमिट लगाया था, क्योंकि वो आपके राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे थे। तो यू वांटेड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, आपने 9th शेड्यूल डाल दिया। देन अनदर केस जिसमें सरकार को थोड़ा सा फेस सेविंग करनी पड़ी, दैट वाज रोमेश थापर केस ऑफ 1950। इस केस के अंदर क्या हुआ? इस केस में सरकार को यह कहा गया कि वो किसी भी तरीके की पब्लिकेशन को रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, जस्ट बाय सेइंग कि कहीं पब्लिक ऑर्डर वायलेट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे आर्टिकल 19 के अंदर अगर
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी मैगजीन के या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को मिला है वो वायलेट हो जाएगा। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 3 ऐड की गई हमारे आर्टिकल 19 में। दैट मीन्स अगर आप पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स या किसी ऑफेंस के लिए किसी को इंसाइट करते हुए अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हो, आपकी आज़ादी या अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो अगर इन चीज़ों को वायलेट करती है तो आपकी आज़ादी फंडामेंटल राइट नहीं रहेगी। सो दिस वॉज पुट एज एन एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट। तो आप कह सकते हो फ्री स्पीच के ऊपर जो हमला था ना वो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होना शुरू हो गया था। और आखिरी चीज ये बदली गई, ये भी इट वॉज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ कोर्ट जजमेंट्स, जहां पे ये देखा जा रहा था कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर लेके आना चाहती थी तो वहां पे भी ये कहा जा रहा था कि बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज टेकिंग अप द बिजनेस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इट वॉज अगेंस्ट आर्टिकल 19। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 में जो 7 फ्रीडम थी उस वक्त, उसमें से एक फ्रीडम थी फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन या फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो यानी कि अगर मैं इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट करना चाहता था, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाना चाहता था एज एन इंडिविजुअल, ये मेरा फंडामेंटल राइट था। एंड इफ गवर्नमेंट टेक्स अवे दैट राइट एंड इट सेज कि अब से सिर्फ सरकारी बसें चलेंगी और प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी, तो दैट वुड वायलेट आर्टिकल 19। इसीलिए सरकार ने क्या कहा, चलो हम आर्टिकल 19 में भी एक्सेप्शन डाल देते हैं। सो स्टेट ट्रेडिंग और नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड विल नॉट बी वायलेशन ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेस। तो ये जो फंडामेंटल राइट था इसके ऊपर भी एक्सेप्शन लग गया। तो सरकार क्या कर सकती थी, किसी भी प्राइवेट बिजनेस को सरकारी बिजनेस, गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस में कन्वर्ट कर सकती थी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है, और वो इसलिए भी क्योंकि रिसेंटली इसे चैलेंज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सेइंग कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए मैं किसी और वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये जो एक्ट है 1956 में आता है। इस कानून के अंदर हमारे स्टेट्स की जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो की गई। 1953 में आंध्रा सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना और उसके बाद अलग अलग इलाकों से ये डिमांड आने लगी कि भाषा के आधार पर भी स्टेट बनने चाहिए। इसी के अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन नियुक्त किया गया और उसने ये कहा कि आप संविधान में कुछ बदलाव लाइए। क्या बदलाव लाए गए? सबसे पहले तो 1950 में देयर वाज अ कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स इनटू पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। वो सब हो गया खत्म। तो अब सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं, स्टेट और यूटी। 14 स्टेट और 6 यूटी। ये मैं 1956 की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। अभी कितने स्टेट और यूटी हैं ये तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। दूसरा, अगर आप हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पास की यूनियन टेरिटरी पे भी अप्लाई हो सकती है। दिस वाज आल्सो एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्डली, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है वो कौन से स्टेट्स को केटर करता है। कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके आंसर के लिए वेट कर रहा हूं। चौथा, एडिशनल या एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट किए जा सकते हैं, नियुक्त किए जा सकते हैं। दिस प्रोविजन वाज आल्सो एडेड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो पहला पढ़ लिया, 7वां पढ़ लिया, 9th पे आ जाओ। 1960 के अंदर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव लाया और वो बदलाव ये था कि बरूबरी यूनियन की कुछ टेरिटरी यानी वेस्ट बंगाल के अंदर कोई टेरिटरी आती थी, वो हम पाकिस्तान के साथ एक्सचेंज कर रहे थे। पाकिस्तान हमें कुछ टेरिटरी दे रहा था और बरूबरी यूनियन की टेरिटरी जो थी वो हम पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे थे। 1958 के अंदर ये एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये ईस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है और अब उसे आपको पता है क्या बुलाया जाता है? बांग्लादेश। बट एट दैट टाइम इट वाज पाकिस्तान। तो 1960 के अंदर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बेरूबरी यूनियन को ट्रांसफर करने की बात संविधान में डाली गई। ऑल्दो इन प्रैक्टिस इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया उस समय क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था। दूसरी चीज, आप मुझे बताइए कि इस बेरूबरी यूनियन केस की क्या खासियत है? हमने पढ़ा है भाई, हमने संविधान पढ़ा है। आप बताएंगे कि बेरूबरी यूनियन केस 1960 की
क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ इफ वी वांट टू डिस्कस फर्दर, जस्ट लेट मी रिमाइंड यू कि यूपीएससी 2024 के लिए हमारा जो जीएस का बैच है वो मेंटोरशिप कोर्स लॉन्च हो चुका है। 27,000 जिसमें इंस्टॉलमेंट्स में से आप पैसे दे सकते हैं और इन्हीं एडिशनली आपको 10% जो डिस्काउंट है वो RAINA रैना कोड से मिल जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें जो है वो अवेल कर सकते हैं। पूरा 2.5 साल के लिए आपको हैंड होल्डिंग वहाँ पे करवाई जाएगी। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो फोर्थ मतलब हमारी सीरीज में चौथा, दैट इज 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए समझता हूं क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में गर्म हो रखे हैं। तो 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966 ये क्या करता है, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को अबॉलिश करता है। नाउ हुआ क्या था, पहले जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया गया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 बनाया गया था संविधान में, उसमें यह कहा गया था कि अगर इलेक्शन से रिलेटेड किसी को कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो वो एक ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, जो ट्राइब्यूनल पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि क्या होगा। पार्लियामेंट ने 1951 में कानून बनाया और कानून बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर उन्होंने ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल ट्राइब्यूनल या जुडिशियल अथॉरिटी बनाएगी जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सुनेगी। लेकिन 1966 के 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यह पाया गया कि जो भी लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन होंगे, यानी लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस विच विल बी कंडक्टेड, उनसे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, पिटीशन करनी है किसी ने, तो उसके लिए अथॉरिटी क्या है, उसके लिए अथॉरिटी है हाई कोर्ट। ये मैं बात कर रहा हूं इलेक्शन के प्रोसेस से रिलेटेड पिटीशन की, ये मैं सिंबल से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिंबल से रिलेटेड तो हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन इज द अथॉरिटी। तो इलेक्शन के प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपने कोई पिटीशन करना है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, आप स्टेट हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। जिस कंस्टिट्यूएंसी में वो चुनाव हुआ है, उस कंस्टिट्यूएंसी जिस स्टेट में वो लाई करती है, उसके स्टेट हाई कोर्ट के पास जाएंगे। कमेंट में आप मुझे ये बताएं कि अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट आपने करना हो तो आप किसको अप्रोच करेंगे? आंसर कमेंट बॉक्स में। 24th अमेंडमेंट, 24th और 25th हम अक्सर इकट्ठे पढ़ते हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच की लड़ाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों 1967 की गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे ध्यान दें। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकती। मतलब जो हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी अमेंड नहीं किया जा सकता। दैट मींस दे कैन नेवर बी अमेंडेड। 1970 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बैंक नेशनलाइजेशन केस में कुछ इसी प्रकार की बात को रिपीट किया। इसी वजह से सरकार ने पार्लियामेंट के थ्रू ये सोचा कि हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो उन्होंने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि सरकार लैंड रिफॉर्म्स लेके आना चाहती थी और इसका पर्पस ये था कि वो समाज के अंदर सोशलिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करना चाहती थी, जिसके अंदर सरकार इनइक्वालिटी रिमूव करने की बातें करती थी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी, किसी ऐसे बंदे की प्रॉपर्टी जहां पे उसके पास ऐसा लग रहा है कि उसके पास एक्सेस प्रॉपर्टी है, तो उसकी एक्सेस प्रॉपर्टी को अक्वायर करके दूसरे बंदे को प्रोवाइड करना, ये सोशलिस्ट पॉलिसी अप्लाई हो रही थी वहां पे। नाउ इसको इंप्लीमेंट करने के लिए देयर वर 2 स्टेप्स, वन इज 24th एंड वन इज 25th। 24th अमेंडमेंट से क्या कहा गया? यह कहा गया कि आर्टिकल 13 के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं करेंगे। व्हाट डज दिस मीन? आर्टिकल 13 है क्या? आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 ये कहता है, और ये ध्यान से सुनना है दोस्तों, आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई आर्टिकल, कोई लॉ, कोई कानून, if there is any law that has been passed either by the parliament or an order that has been given by the central or state government, if that violates the fundamental rights, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 13 कहता है। तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि इफ एनी लॉ इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देंगे। अब जब जुडिशियल रिव्यू इस चीज को दे दिया गया आर्टिकल 13 के अंदर, तो पार्लियामेंट ने क्या बोला
कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं, अगर हम संविधान अमेंड करते हैं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। यही कहा that the provisions of article 368 will not be applicable under article 30। ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये कह दिया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को बदल सकता है। टू रिवर्स द गोलकनाथ जजमेंट, जिसने मना किया था कि फंडामेंटल राइट नहीं अमेंड हो सकते, पार्लियामेंट ने कहा हम तो भाई जो मर्जी चाहे अमेंड कर सकते हैं, संविधान में मोटा मोटा अक्षर में हमने लिख दिया है। एंड थर्ड, इट सेड कि प्रेसिडेंट के पास जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता हुआ कोई बिल चला जाए, इफ देयर इज अ बिल दैट इज पास्ड बाय लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, गोज टू द प्रेसिडेंट एंड इट वांट्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ही और शी हैज टू साइन। कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो संविधान को बदलने की पावर उन्होंने वापस अपने पास ली। 25वें या 25th अमेंडमेंट से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर करने की पावर को और स्ट्रेंथन किया। कैसे? उन्होंने ये कहा कि हम प्रॉपर्टी के बदले में कंपनसेशन नहीं देंगे, हम प्रॉपर्टी के बदले में अमाउंट देंगे। So whatever amount we decide for that property, that will be considered as a fair amount. Secondly, उन्होंने एक नया आर्टिकल भी ऐड किया, आर्टिकल 31C। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि अगर हम इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए, सामाजिक असमानता को रिमूव करने के लिए, या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन के पास वेल्थ कंसंट्रेट ना हो, अगर हम ये इंश्योर करने के लिए कोई कानून बनाते हैं तो उसे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। So even if it violates Article 19, that is right to property, even if it violates right to equality, ठीक है, and 31 के अंदर भी right to property ही था, अगर ये इनको वायलेट भी करता है, even then it will not be considered as illegal, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फिर पंगा लिया गया बाय द गवर्नमेंट टू द जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे हम ये देखेंगे कि कैसे भारत के संविधान में कुछ ऐसे बदलाव लाए गए जो उस वक्त के सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कारणों की वजह से रेलेवेंट थे। हमने अपने संविधान को रिजिड भी नहीं रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है उसे चेंज करना, और हमने उसे फ्लेक्सिबल भी नहीं रखा है कि बड़ी आसानी से चेंज हो जाए। स्टार्ट करें बातचीत। अब हम देखते हैं कि 1975 से एक ऐसा समय शुरू होता है जहां पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की टेंडेंसी देखी जाएगी, क्योंकि यह दौर था इमरजेंसी का दौर। इमरजेंसी का दौर आने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम यह था कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे बदलाव लाए गए जिससे हमारी डेमोक्रेसी को भी डेंजर महसूस हुआ। तो यही चीज आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। 1975 was the year where the emergency was declared, और उसके समय कई सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हुए जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्टार्ट करते हैं। 1975 में पास हुआ। इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट मेड इट नॉन जस्टिशिएबल, वेरी डेंजरस प्रोविजन। तो उसने जुडिशरी की पावर को कम करना शुरू कर दिया। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो उस ऑर्डिनेंस के ऑर्डर को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगेन समथिंग दैट इज डेंजरस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, बिकॉज ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डर देते हैं ये मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही देते हैं, और ऑर्डिनेंस एक तरह से पैरेलल लेजिस्लेशन या लॉ की तरह काम करता है, जबकि लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट का काम होना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट से ये पावर अगर एब्सोल्यूटली ले जानी है तो ऑर्डिनेंस की पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है नेशनल इमरजेंसी, और हमें पता होता है, हम आर्टिकल 352 में पढ़ते हैं कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है 3 ग्राउंड्स के ऊपर। 1975 में 3 ग्राउंड्स क्या थे? 1975 में 3 ग्राउंड्स थे या कारण थे वॉर, दूसरा था एक्सटर्नल अग्रेशन, और तीसरा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ध्यान से सुनना है क्योंकि आगे ये बदलेंगे, आगे चेंज होंगे।
तो 1975 के अंदर यह भी कह दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि अगर एक ग्राउंड के ऊपर या एक रीजन की वजह से नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो चुकी है तो प्रेसिडेंट सब्सिक्वेंटली किसी और रीजन की वजह से भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर वॉर के बेसिस पे हुई थी तो आगे अगला प्रोक्लेमेशन आ सकता है इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए और विदाउट रिवोकिंग द प्रीवियस प्रोक्लेमेशन, पिछला ऑर्डर वापस लिए बिना ऐसा हो सकता है। अब आ गया सबसे भयानक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे कहा जा सकता है कि वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फंडामेंटल बदलाव लाए जिसका इंपैक्ट आज भी हम अपने पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट में देखते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप प्रीएम्बल पढ़ते हो, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इमरजेंसी के दौरान पास करवाया गया। तब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उनके मन में कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजंस थे जिनको उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेके आया। सबसे पहली बात तो यह साबित करना था कि हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सोशलिस्ट, सबसे ज्यादा सेकुलर है, और यह साबित करने के लिए उसे प्रीएम्बल के अंदर एक्सप्लिसिटली डाल दिया गया। सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक इक्वालिटी या सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, यह चीज सोशलिज्म के अंदर आती है। सो दिस वर्ड वाज एडेड। सेकुलर यानी कि हर धर्म के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, यह सेकुलर वर्ड के अंदर आता है। और इंटेग्रिटी यानी कि यूनिटी के साथ साथ इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, अखंडता की भी बात प्रीएम्बल में ऐड की गई। सेकेंड चीज, आर्टिकल 31C। देखो आर्टिकल 31C के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जहां पे आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और वहां क्या कहा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और आर्टिकल 39B और 39C के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं अगर उनको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं इवन इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों वहां पे हमने ये देखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अगर हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करके गरीबों में बांटना चाहते थे जिससे इक्वालिटी बनी रहे तो वो उसकी राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट कर देता था, तो हमेशा कोर्ट में केस हो जाता था। इसी चीज को रोकने के लिए हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ा था। अब 31C 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। और तो और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के दो प्रोविजंस को इसमें इम्यूनिटी दे दी गई थी। अब क्या हुआ, अब किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर मैंने अप्लाई करना होगा तो 37 से लेके 51 तक जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको अप्लाई करने के लिए मेरे ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाया जाएगा कि मैंने किसी की राइट टू प्रॉपर्टी या किसी की राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया। और तीसरी चीज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक नया आर्टिकल लेके आता है, आर्टिकल 31D। इस आर्टिकल से क्या होता है, एंटी नेशनल एक्टिविटी को एक्सेप्शन बना दिया जाता है टू एनी फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है जो एंटी नेशनल एक्टिविटी को रोकने के लिए बनाया गया है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता दैट इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी, और इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स, और आर्टिकल 31 दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। याद रखना है अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में आता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31। अभी भी से मतलब 1976 में, जिस साल में हम बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, मैं उस साल की बात कर रहा हूं, 2023 की नहीं। अगला कदम क्या लिया गया, अगला कदम यह कहा गया कि भाई कोर्ट ना हमारे हर एक फैसले को बहुत ज्यादा काउंटर कर रहा है। तो 1967 के अंदर गोलकनाथ केस ले लो, 1970 के अंदर आरसी कूपर केस ले लो, कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता था तो बहुत बार ऐसा होता था कि सरकार के लिए गए फैसले और उनके बनाए गए कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया जाता था। तो अब यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दी गई पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सेंट्रल लॉज यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दे दी, और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट के विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की पावर ये हाई कोर्ट्स को दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्टेट का हाई कोर्ट किसी पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहरा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। अभी और भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आगे देखेंगे। तो बड़ा ही भयानक सा ये एक्ट था जिसमें कुछ चीजें तो बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ हमारे देश को ले गई। 42nd अमेंडमेंट ने
हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी ऐड किए। जब आप अपनी पॉलिटी पढ़ते हो तो सीक्वेंस वाइज आप पढ़ते हो कि यहां पे ये चेंज हुआ, यहां पे ये चेंज हुआ, बट एक ही जगह अगर अमेंडमेंट की सारी चीजें आपको मिल जाए, वही मेरा एफर्ट यहां पे है, एंडेवर यहां पे है। आर्टिकल 39F ऐड किया, जिसमें चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी हो हेल्दी मैनर में ग्रो करने की। आर्टिकल 39 कैपिटल ए ऐड किया, जिसमें इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड दिया जाए। आर्टिकल 43A ऐड किया, जहां पे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि ट्रेड यूनियंस के थ्रू वो इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। और आर्टिकल 48A एनवायरमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं, ये याद करने की ट्रिक मैं ऑलरेडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की एक वीडियो बना चुका हूं। तो हमारे YouTube चैनल पे जब आप सर्च करेंगे DPSP ट्रिक टू रिमेंबर DPSP, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि वहां पे मैंने आपको बताया है कि कैसे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स याद करने। 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी बिठा के इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये कमेटी कहती है हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी निभानी पड़ेंगी एज सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में ऐड की गई। ये भी 42nd अमेंडमेंट से हुआ है। 42nd अमेंडमेंट से बेसिकली सरकार अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रही है और सिटीजनरी एज वेल एज द जुडिशरी उसकी पोजीशन को वीकन करने की कोशिश दिख रही है। आर्टिकल 74 के अंदर बदलाव आया। क्या? प्रेसिडेंट के लिए यह कंपलसरी हो गया कि चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस उन्हें देंगे वो उन्हें माननी पड़ेगी। सो इट मेड इट बाइंडिंग। Earlier it was not binding. That means president may have had the option to refuse the advice of the prime minister. Now he did not have that. एक और चीज इसने क्या किया? 42nd अमेंडमेंट बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट है। एक और चीज इसने क्या किया? हमारे संविधान के ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर यह लिखा था कि हर 10 साल बाद एक सेंसस होता है, यानी कि पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। अब क्योंकि लोकसभा के अंदर जो सीट्स होती हैं, राज्यसभा के अंदर जो सीट्स होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो अगर जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिलती हैं, जिसकी कम उसे कम मिलती हैं। हर 10 साल बाद पॉपुलेशन बदलेगी, सेंसस होगा और उस सेंसस के बाद नंबर ऑफ सीट्स भी बदलनी चाहिए। लेकिन 1976 के इस अमेंडमेंट ने क्या किया कि साल 2000 तक नंबर ऑफ सीट्स इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा विल नॉट चेंज। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर कोई स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है या कम तेजी से बढ़ रही है, तो उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा कैसे मिलेगी? अगर सेंसस में पता लगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो उसकी नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा भी कम हो जाएगी और ये एक सजा की तरह है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी। इसीलिए उसे रोकने के लिए 42nd अमेंडमेंट यहां पे लाया गया। एक और चीज, लोकसभा और स्टेट की असेंबली की ड्यूरेशन 5 से 6 साल कर दी गई। बाय दिस अमेंडमेंट दे चेंज द ड्यूरेशन इटसेल्फ कि 5 ईयर से 6 ईयर्स कर दी जाएगी और ये इमरजेंसी के दौरान हुआ था। कोरम से रिलेटेड प्रोविजन भी संविधान से हटा दिया गया। कोरम का क्या मतलब होता है कि अगर आपने पार्लियामेंट की कोई सिटिंग करवानी है लोकसभा या राज्यसभा में, तो कम से कम 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ शुड बी प्रेजेंट। तो 10% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी कोई सिटिंग हो सकती है। इस मिनिमम स्ट्रेंथ को कोरम कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट से इस कोरम की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया ताकि अगर 20-25 लोग भी आ जाएं तो हम उसे पास करवा ले कोई भी बिल। वेरी डेंजरस। अगेन, जैसा मैंने आपको बताया था सेंट्रल लॉज वाला, वो यहां पे भी रिपीट हो रहा है। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने वाला कोई बेंच बैठेगा, यानी सेंटर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई कानून है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करनी है, तो उसके लिए ये आर्टिकल ऐड किया गया, ये कहते हुए कि कम से कम 7 जजेस का बेंच होना चाहिए। उस बेंच के अंदर, उस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर 7 जज बैठने चाहिए और 2/3, 2/3 जो लोग होंगे, जजेस होंगे, दे शुड एग्री। ये नहीं कि 50% से, नहीं, 67% या 66.6% शुड एग्री दैट दैट लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तभी वो इनवैलिड हो सकता है। 226 नंबर आर्टिकल, हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर। ये हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर काफी एक्सपेंसिव थी। इस रिट इशू करने की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो उन्होंने उस पर कंडीशंस लगा दी कि 2-3 केसेस हैं, इन केसेस में रिट इशू नहीं कर सकते। और सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी स्टेट लॉज की चेक होनी थी, जो हाई कोर्ट ने चेक करनी थी, वहां के लिए भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन निकाले
कि जजेस सिर्फ 5 होने चाहिए और 2/3 जजेस को एग्री करना चाहिए। आर्टिकल 311 जहां पे सिविल सर्वेंट्स की डिसमिसल की बात होती है, वहां 2 टाइम पे उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। तो मान लीजिए किसी सिविल सर्वेंट को डिसमिस करना है तो ही और शी गेट्स 2 अपॉर्चुनिटीज एज पर आर्टिकल 311 टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक जब चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और दूसरा जब उनको सजा सुनाई जाने वाली है या अवॉर्ड करने वाले हैं पेनल्टी। तो 2 की जगह अब सिर्फ एक ही चांस मिलता है रिप्रेजेंटेशन का। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 311 में ये चेंज लाया गया। सो नाउ यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ ओनली वंस इन अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। आर्टिकल 312 में बदलाव लाके ये कहा गया कि हम एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू। तो जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, वैसे ही जुडिशियल सर्विस भी बनाएंगे, लेकिन एक पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा। दोस्तों, आज तक ऐसा कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं बना है, इसलिए आज तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भारत में नहीं बनी। 42nd अमेंडमेंट यहां नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसने इतनी चीजें की हैं तो मुझे सारी तो बतानी पड़ेंगी। 323A और 323B के थ्रू उसने ट्राइब्यूनल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और ट्राइब्यूनल्स बनाने की पावर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास सौंप दी। तो यह चीज भी 42nd अमेंडमेंट से हुई थी। इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें 42nd अमेंडमेंट ने बदली। क्या? सबसे पहले तो नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन पूरे नेशन की जगह अगर मैं 1 या 2 स्टेट्स के लिए डिक्लेयर करना चाहता हूं वो भी मैं कर सकता हूं। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय दिस डेंजरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 356 में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, तो स्टेट इमरजेंसी को 1 साल के लिए हर साल रिन्यू करवाया जा सकता है, ऐसा इस अमेंडमेंट ने कहा। और तो और आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी कि संवैधानिक संशोधन होता है, 42nd अमेंडमेंट दोस्तों ये कहता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी कभी भी किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज ही नहीं हो सकता। सो दे स्टेटेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन अंडर आर्टिकल 368 कैन नेवर बी चैलेंज्ड। बहुत ही बुरी बात है। खैर, 1980 में मिनर्वा मिल्स केस हुआ, तो मिनर्वा मिल्स केस ने ये वाले पर्टिकुलर प्रावधान को, ये वाले पर्टिकुलर प्रोविजन को तो वैसे ही खारिज कर दिया। कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, चैलेंज हो सकता है। 42nd अमेंडमेंट ने क्या करना है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करनी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 7th शेड्यूल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 7वां शेड्यूल है, उसमें लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट उठा के कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिए गए। तो स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। 5 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनिमल, ये वाले वाइल्ड लाइफ, एनिमल एंड बर्ड्स, ये सारे प्रोविजंस ऐड कर दिए गए कंकरेंट लिस्ट में। इसी के तहत आप देखते हो कि बहुत सारे लॉज जो होते हैं एनवायरनमेंट को लेके वो सेंटर बनाता है। दोस्तों, ये था 42nd अमेंडमेंट। तो इसमें मैंने कितनी चीजें कवर की है एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। 42nd खत्म हुआ तो 43rd पे आते हैं, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है जिससे चीजें बदलनी शुरू होगी। 43rd इज आफ्टर द एंड ऑफ द इमरजेंसी एंड द न्यू गवर्नमेंट कम्स इनटू प्लेस। नई सरकार आ जाती है, तो वो जो गलतियां पिछले अमेंडमेंट में हुई थी, जो डेमोक्रेसी के डेंजर वाले अमेंडमेंट्स थे, उनको थोड़ा सा ये इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। कैसे? 43rd अमेंडमेंट में 2 चीजें आपने याद रखनी है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो आपने रिट ज्यूरिसडिक्शन और जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रिक्शंस लाई थी ना, वो सारी खत्म कर दी। तो जो भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में बताया था या रिट इशू करने की पावर के बारे में बताया था, जो पिछले अमेंडमेंट में 42nd अमेंडमेंट में बदलाव लाए थे, वो सारे खत्म हो गए। अब बढ़िया से वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ गई कि वो स्टेट लॉ को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकता है, सेंट्रल लॉ को भी। सिमिलरली हाई कोर्ट के पास भी ये पावर आ गई कि वो स्टेट लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकता है या सेंट्रल लॉ को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकता है। दूसरा, पार्लियामेंट के पास जो ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज वाला जो स्पेशल पावर था, याद है आर्टिकल 31D, ये आर्टिकल 31D उसने हटा दी। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई ऐसा कानून पास करते हो और उसको इम्यूनिटी दे देते हो फंडामेंटल राइट से, तो लोगों की बेसिक फ्रीडम को डेंजर है। तो 31D जो ऐड किया गया था, खत्म, उड़ गया। अब आता है वो एक्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने
एक्चुअल में उन सारी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की और डेमोक्रेसी को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। ये समय था 1977 का, 1978 में बेसिकली ये पास हुआ था। तो 1977 से लेके 80 तक जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय इमरजेंसी के दौरान किए गए बदलावों को दोबारा बदला गया। मेन चीज, आपने पहली चीज इरिस्पेक्टिव ऑफ इमरजेंसी क्या याद रखनी है? ये याद रखनी है कि ये जो खिचखिच हो रही है कि बार बार राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया जा रहा है, वो खत्म कर देना एक बार, जड़ से निकाल। कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट ही नहीं रहेगा लोगों का, तो हमें एक आसानी होगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने में। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए कदम उठाना, और उसके लिए कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर रोक लगानी पड़ती है, क्योंकि एक्सेस वेल्थ अगर किसी के पास होगी, एक्सेस इनकम किसी के पास होगी, तो मैं बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक और पार्ट में, दैट इज 300A। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये 44th अमेंडमेंट अच्छी अच्छी चीजें करेगा आपसे। अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि एक फंडामेंटल राइट को बदला गया, उसके अलावा जो भी चीजें अच्छी हैं, क्या? आर्टिकल 38 में मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की पावर जो थी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा इलेक्शंस, इन सब इलेक्शंस के डिस्प्यूट्स को लेके जो पावर थी वो छीन ली गई थी। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से अमेंडमेंट से पावर छीन ली गई थी? ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट अर्लियर वाज divested from its power to inquire into disputes of the president, vice president election or the PM or Lok Sabha election, but this was again given back to the Supreme Court। तो अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है। प्रेसिडेंट के पास हमने बोला था, प्रेसिडेंट इज स्टिल बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ये नहीं इन्होंने बदला। क्यों? क्योंकि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो मिनिस्टर्स की तो चलनी चाहिए, लेकिन एक बार प्रेसिडेंट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को वापस भेज सकते हैं। ही हैज एन ऑप्शन और शी हैज एन ऑप्शन टू सेंड द एडवाइस बैक वंस, एक बार उसे जरूर वापस भेजा जा सकता है। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों की टर्म्स को 5-5 साल तक रिस्टोर कर दिया गया। जो 6 साल बढ़ गई थी उसको 5 साल वापस कर दिया गया। हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होते हैं, they were earlier supposed to be inspired from the privileges that was taken from British House of Commons, यानी ब्रिटेन की जो लोकसभा है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, वहां पे जो प्रिविलेजेस होते थे वही इंडिया में लगने थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा संविधान में लिखा था। इस ब्रिटिश कनेक्शन को काट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम गुलाम नहीं रहे, हम उनको फॉलो क्यों करें? तो इसीलिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो रेफरेंस है वो खत्म कर दिया गया बाय दिस 44th अमेंडमेंट। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की बात करें तो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वर मेड अवेलेबल फॉर अपॉइंटमेंट एज हाई कोर्ट जजेस, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। तो हमें पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो एक क्राइटेरिया ये होता है कि आप किसी भी एमिनेंट जूरिस्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हो, लेकिन ऐसा क्राइटेरिया हाई कोर्ट के जज के लिए नहीं होता है। 42nd अमेंडमेंट ने, यानी इससे पिछले अमेंडमेंट ने क्या ऐड किया था कि आप हाई कोर्ट के जजेस को भी ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट या एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंट कर सकते हो। इसका मतलब अगर वो बाकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता तो प्रेसिडेंट की नजर में बस वो जुडिशियल सिस्टम के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ये प्रोविजन हटा दिया गया। किसने? 44th अमेंडमेंट ने, ताकि एक प्रॉपर सिस्टमिक प्रोसीजर बना रहे। हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन वाली जो पावर्स थी वो रिस्टोर कर दी गई। इनफैक्ट ट्राइब्यूनल्स के ऊपर जो उनकी सुपरिटेंडेंस की पावर थी, ट्राइब्यूनल्स को पहले हाई कोर्ट के बाहर रखा गया था कि हाई कोर्ट उसमें अपील नहीं सुन सकता ट्राइब्यूनल से, लेकिन इसने वो दोबारा वापस दे दी। डिलीटेड द प्रोविजन मेकिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फाइनल, कहने का मतलब कि आप कभी भी प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को, गवर्नर के ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा लिखा था ना, याद है? अब वो हट गया तो चैलेंज कर सकते हो। नेशनल इमरजेंसी लगाना मुश्किल कर दिया 44th अमेंडमेंट ने। इट मेड इट एब्सोल्युटली डिफिकल्ट टू मेक अ प्रोक्लेमेशन एंड कंटिन्यू अ नेशनल इमरजेंसी। तो इसमें क्या हुआ? इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे जो आप नेशनल इमरजेंसी लगाते थे उसको बदल दिया गया और लिखा गया आर्म्ड रिबेलियन। उसको क्या लिखा गया? आर्म्ड रिबेलियन।
दूसरा, नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कभी भी कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन के अलावा नहीं हो सकता। नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कभी भी कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन के अलावा नहीं हो सकता। तीसरा, नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करवाने का टाइम लिमिट पहले होता था 2 महीने। तो जब प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि देश में इमरजेंसी लग गई है तो उसे लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूव करवाना होता था, वो 2 महीने के अंदर करवाना होता था। 44th अमेंडमेंट ने कहा 2 महीने नहीं, 1 महीने के अंदर करवाओ। स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करवाओ। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि ऐसे नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने लोग आए हैं उनका 50%, ना ना ना, पहले तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा का 50% और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनसे पास करवाओगे तभी नेशनल इमरजेंसी जो है वो कंटिन्यू रहेगी 1 महीने के बाद, अदरवाइज नहीं रहेगी। तो हर 6 महीने में आपको इस अप्रूवल को रिन्यू करना है। और ये प्रोविजन, ये सारे सेफगार्ड जो है नेशनल इमरजेंसी के लिए, ये किसने डाले हैं? 44th अमेंडमेंट एक्ट ने। लोकसभा एक सिंपल मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास कर सकती है। कौन से रेजोल्यूशन को? जब आपने नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है। सो व्हेन यू हैव टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी, इट कैन बी डन ओनली बाय द लोकसभा। अकेले लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा की जरूरत नहीं, और वो सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है। इसका मतलब ये कि इमरजेंसी लगाना मुश्किल, हटाना आसान। नेशनल इमरजेंसी में और भी चीजें चेंज की गई। क्या? आर्टिकल 19 की सस्पेंशन के बारे में आर्टिकल 358 कहता है कि आपकी जो 6 फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 के तहत सस्पेंड की जा सकती है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। सो यू हैव गॉट 6 फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। मुझे बता दो कमेंट में कौन सी हैं, तो फिर मैं आपको अप्रिशिएट भी कर पाऊंगा। और अगर आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती थी तो यह ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता था। लेकिन यहां पे क्या कहा गया? अगर आर्म्ड रेबेलियन की वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, मतलब इंटरनली कोई किसी ने क्रांति ले आई है और वेपन्स वगैरह उठा लिए, तब आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। मतलब आप तब भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अगर आपकी राइट टू फ्रीडम, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एसोसिएशन, ये सारी वायलेट होती है। लेकिन अगर एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब आर्टिकल 19 पूरी तरह सस्पेंड हो जाएगा। देन आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड कंप्लीटली। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा? दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। इसका मतलब आर्टिकल 20 के अंदर जो आपको 3 टाइप्स की प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है, 3 टाइप्स की प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है फ्रॉम कन्विक्शन, और आर्टिकल 21 के अंदर जो आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, दोनों ही वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। तो नेशनल इमरजेंसी लगे या ना लगे, 20 and 21 कैन नॉट बी टच्ड, क्लियरली इट हैज मेंशन्ड। सिमिलरली स्टेट इमरजेंसी को लेके भी उसने कुछ बातें बताई, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी उसने ये कहा कि इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। सो 44th अमेंडमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेंजिंग और रिपेयरिंग द डैमेज डन बाय द 42nd अमेंडमेंट। एक जरूरी सूचना दोस्तों, 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक होलिस्टिक ऑल एंड्स कवर्ड बैच शिखर टू शिखर लॉन्च हो चुका है। 20 जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जहां पे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा लाइव लेक्चर्स के साथ साथ फैकल्टी की ही खुद सारे के सारे टेस्ट्स बनाने वाली है, और मेंस का कंटेंट जितना भी होगा, एसे का कंटेंट जितना भी होगा, वीडियोस जितने भी होंगे, वो सभी फैकल्टी द्वारा डिलीवर की जाएगी, विच इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स, जनरल स्टडीज का सभी सब्जेक्ट्स, देन मेंस एंड अप टू द इंटरव्यू। और साथ ही साथ इसमें आपको जूम सेशंस भी मिलेंगे फैकल्टी के साथ, ताकि आप अपने डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे कॉल करके और ईमेल आईडी पे मेल करके। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब भी संविधान बदलता है, कौन सा नंबर संविधान का अमेंडमेंट है और उसमें क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, यही डिस्कशन हमारी चल रही है। 52nd अमेंडमेंट जो है वो 1985 के अंदर आया, और ये आया राम गया राम सिंड्रोम को, या आया राम गया राम की जो बीमारी भारत की पॉलिटिक्स में थी, उसे ठीक करने के इंटेंशन से आया था। तो सुबह अगर आप किसी पार्टी से इलेक्शन जीतते हैं, दोपहर को कोई किसी दूसरी पार्टी में आप चले जाते हैं और शाम को उसी पार्टी में वापस आ जाते हैं, ऐसा गया राम साहब ने हरियाणा में किया।
और इसके बाद ऐसे बहुत सारे डिफेक्शन के केसेस सामने आने लगे, जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन कानून लाने की बात हुई। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हमने 9th शेड्यूल की एडिशन देखी थी जो हमारे संविधान के अंदर पहले अमेंडमेंट से आया था। अब हम 52nd अमेंडमेंट पे पहुंच चुके हैं जिसने 10th शेड्यूल ऐड किया गया है, और ये डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे आपको डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड फ्रॉम अ पार्टी टिकट, इलेक्टेड फ्रॉम एनी पार्टी दैट कैन बी XYZ, अगर वो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी बदल देता है, इफ ही or she changes the party or resigns from the party, then anti defection proceedings will take place। दोस्तों एंटी डिफेक्शन के बारे में डिटेल में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में जरूर डिस्कस किया है, उसे भी आप हमारे ही चैनल पे देख सकते हैं। चलिए, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 लैंडमार्क क्यों है? क्योंकि इससे आपकी जो वोटिंग एज है वो 18 से 21 ईयर्स तक हो गई। देखिए, मेरा पर्पस यहां पे है कि आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स याद रहें। 61st अमेंडमेंट पे हम पहुंच चुके हैं 52nd से स्टार्ट करके, तो 52 से 61 हम आ गए हैं। 61st अमेंडमेंट कहती है कि भाई 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति इलेक्शन के अंदर वोट दे सकता है, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। राज्यसभा में नहीं दे सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। फिर आता है 1991 का 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। फेमस इसलिए क्योंकि इसी ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की शुरुआत की थी। इसी एक्ट ने, इसी अमेंडमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 239AA ऐड किया था, और इस आर्टिकल के थ्रू दिल्ली को एक यूटी विद लेजिस्लेचर बनाया गया था। इस यूटी विद लेजिस्लेचर के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और इसमें 70 मेंबर होंगे, 70 मेंबर्स होंगे, ऐसा इसमें लिखा गया। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 1991 का 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एक ऐसा अमेंडमेंट है दोस्तों, या ये दोनों ऐसे अमेंडमेंट है जिसके 30 इयर्स पूरे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1993 से ये अप्लाई होना शुरू हो गया था, और 24 अप्रैल 1993 से अप्लाई होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से नेशनल पंचायती राज दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 73rd और 74th अमेंडमेंट से आपने संविधान के अंदर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बनाना कंपलसरी कर दिया। पहले ये हर एक स्टेट की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने स्टेट में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी बनाए, लेकिन एक रूरल एरियाज के अंदर 3 लेवल पंचायत बनाना और अर्बन एरियाज के अंदर अलग अलग टाइप की म्यूनिसिपल बॉडीज बनाना बिकेम कंपलसरी आफ्टर दिस एक्ट। इस एक्ट के साथ बहुत सारी अलग अलग और भी चीजें ऐड की गई। अगेन एज आई टोल्ड यू कि मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चला रहा हूं। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि अगर आपने वो कवरेज नहीं किया है तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है वो ये भी कहता है कि सर 73rd अमेंडमेंट से मैं पंचायत की बात कर रहा हूं, 74th अमेंडमेंट से मैं म्यूनिसिपैलिटीज की बात कर रहा हूं, और पंचायत के अंदर मैं 11th शेड्यूल ऐड कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन में, और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए 12th शेड्यूल। सो नाउ 11th एंड 12th शेड्यूल, दैट मींस ऑल द 12 शेड्यूल्स आर कंप्लीटेड। 11th शेड्यूल के अंदर 29 फंक्शंस हैं या 29 आइटम्स हैं जिसको लेके पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो दीज इंक्लूड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उस लिस्ट के अंदर लिखी हुई हैं। सिमिलरली म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी लिस्ट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सारी गतिविधियां या एक्टिविटीज, दीज कैन बी हैंडेड ओवर टू द म्यूनिसिपैलिटीज एंड दीज कैन बी हैंडेड ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ध्यान देना है, कैन बी हैंडेड ओवर। कैन बी हैंडेड ओवर का मतलब है कि हर स्टेट की अपनी मर्जी है कि वो 11th और 12th शेड्यूल में से कितने फंक्शंस पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी को प्रोवाइड करता है। फिर आता है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीक्वेंस में चल रहे हैं, 1995 1995। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 1992 के अंदर इंदिरा साहनी जजमेंट आई थी। एक केस था जिसका नाम था इंदिरा साहनी केस। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के अंदर क्या बोला सर? उन्होंने कहा कि यू कैन गिव रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स वाइल रिक्रूटमेंट, बट यू कैन नॉट गिव रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स वाइल प्रमोशन।
तो अगर आपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे किसी को प्रमोट करना है गवर्नमेंट जॉब में, तो वो जो ऊपर वाली पोजीशन है, मान लीजिए लेवल 2 है और लेवल 1 है, तो लेवल 2 पे यू कैनॉट कीप रिजर्व्ड सीट्स, आप सीटें रिजर्व नहीं कर सकते हैं SC ST के लिए। लेकिन 77th अमेंडमेंट एक्ट से संविधान में ही हमने ये ऐड कर दिया दैट वी कैन प्रोवाइड, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज ऐड कर दी गई। 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो इट ट्राई टू नेगेट द इंदिरा साहनी जजमेंट। इंदिरा साहनी जजमेंट ने दूसरी चीज ये भी कही थी अपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कि भाई साहब देखिए, आप जितना मर्जी रिजर्वेशन दे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC को जितना मर्जी रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर दें या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर दें, दैट शुड नॉट एक्सीड 50%, दैट शुड नॉट एक्सीड 50%। बट बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। यानी कि अगर आपने 100 डेज के अंदर या 100 सीट्स 2019 में रिजर्व की थी एंड उसमें से 40 सीट्स वर रिजर्व्ड सीट्स, बट ओनली 20 सीट्स कुड गेट फिल्ड, ओनली 20 सीट्स वर फिल्ड, एंड नेक्स्ट ईयर यू एडवर्टाइज 100 सीट्स, here you reserve 40 seats and you add 20 seats that were unfilled in the last time, 2019 में जो रह गई थी वो 20 सीट्स अगर इसमें ऐड कर देते हो तो सम टोटल बन जाता है 20 रिजर्व्ड सीट्स ऑफ लास्ट ईयर, 40 रिजर्व्ड सीट्स ऑफ दिस ईयर, तो ये बन जाता है 60। अब 60 आउट ऑफ 100 विल बी कॉल्ड एज कि 50% से ज्यादा हो गया। ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, सो दैट दिस प्रॉब्लम डज नॉट अराइज, इट वाज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि 50% सीलिंग बैकलॉग वैकेंसी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं वैकेंसी, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब आ जाते हैं 84th अमेंडमेंट। तो आज तक हमने कौन से पढ़ लिए, फटाफट याद करो। 52nd हमने पढ़ा, 61st हमने पढ़ा, 69th, 73rd, 74th, 81st एंड 84th। देखिए कितनी जल्दी कितने सारे अमेंडमेंट्स हमने याद कर लिए हैं। 84th अमेंडमेंट 2001 में आया और इसने लोकसभा के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, that it cannot increase and it cannot increase up to 2000, the year 2000, that was extended to the year 2026. Now you will tell me in the comment section, आप मुझे बताएंगे comment section में कि सर कौन से अमेंडमेंट ने 1971 के सेंसस के आधार पे जो पॉपुलेशन थी, 1971 के सेंसस के आधार पे जो पॉपुलेशन थी उसके बेसिस पे नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा को फ्रीज करके रख दिया था कि इन सीटों को बढ़ाया नहीं जा सकता। टेल मी द अमेंडमेंट नंबर, इफ नॉट मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने ये सब रिवील किया। अब आते हैं 2002 में, साल 2002 में आ गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्राइम मिनिस्टरशिप है और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चल रही है। 86th constitutional amendment is a landmark amendment because it has provided for a fundamental right of education. ठीक है, but that fundamental right of education is only elementary education, that is 6 to 14 years of age. तो 3 आर्टिकल में बदलाव करता है ये, फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 45 के थ्रू ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अप्लाई करता है चेंजेस, दैट मींस 0 to 6 years, 0 से 6 साल के बच्चों तक के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। दैट वी नो कि इट इज अ फंडामेंटल राइट, बट फंडामेंटल राइट किसका है? एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के लिए, के बच्चों के लिए। और 51A यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये एक यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ये एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर देता है, दैट एनी गार्डियन और पेरेंट हैज द फंडामेंटल ड्यूटी टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल, अगर वो 6 से 14 साल के। तो फंडामेंटल राइट चेंज हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल चेंज हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी भी चेंज हुई। देन अनदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट 2003 में आया और 91st अमेंडमेंट में 3 चीजें बताई गई। देखते हैं क्या। सबसे पहली बात यह कही गई कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, the total number of ministers in the central government as well as the total number of ministers in the state government will not exceed 15% of the total strength of the house. तो अगर मैं लोकसभा की बात करूं
तो 15% ऑफ अराउंड 545 की बात करते हैं, तो लगभग 65 to 70 मिनिस्टर से ऊपर यहां नहीं हो सकते, जबकि असेंबली स्टेट असेंबली की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये कैप लगा दिया, लिमिट लगा दिया नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। दूसरा, जिन एमपीज या एमएलएस को एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया है, ध्यान दीजिए दोबारा, 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन के अंदर जिन एमपीज या एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो किसी भी और पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दैट मींस इफ दे आर एनी मिनिस्टर और एनी रेम्यूनरेटिव पोजीशन, तो यहां से भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं मिनिस्टर था, अब मैं एमएलए के तौर पे डिस्क्वालीफाई हो गया तो आई कैन कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर, दिस कैन नॉट हैपन। ठीक है। ऑल्सो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती थी आपकी एज एन अंडर एंटी डिफेक्शन, बट वन थर्ड ऑफ योर पार्टी स्प्लिट, तो मान लीजिए आपकी पार्टी है एक्स, उसमें से 1/3 यानी कि आपकी पार्टी ने मान लीजिए इलेक्शन जीता था, या इलेक्शन में उन्होंने 30 सीट्स जीत ली थी लोकसभा के अंदर। नाउ आउट ऑफ दोज 30 सीट्स, इफ 1/3 ऑफ द एमएलएज दे से कि हमने पार्टी स्प्लिट करनी है, बदल देनी, देन इट यूज्ड टू से, तब ये होता था कि भाई एंटी डिफेक्शन में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, एग्जेम्पशन सी मिल जाती थी आपको। अब वो एग्जेम्पशन शायद आपको नहीं मिलेगी, बट there is a new addition clause added, that is what, अगर आपकी पार्टी के 2/3 members, if 2/3 members of your party, और पार्टी का मतलब ये नहीं हो कि कोई भी बाहर पार्टी है, 1 करोड़ लोग बैठे हैं तो फिर उसमें से 2/3, नहीं, पार्टी का मतलब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से 2/3 members, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से 2/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं या मर्ज कर देते हैं, then that will not be called defection। तो इसका मतलब उस केस में, उस सिनेरियो में आप एंटी डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की ये क्रिटिसिज्म भी है कि यहां पे मास डिफेक्शंस अलाउड होते हैं लेकिन इंडिविजुअल डिफेक्शन अलाउड नहीं होते हैं। तो लेट्स मूव क्विकली टू द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट ने क्या किया, इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आर्टिकल 19 के अंदर इंक्लूड किया गया एज पार्ट ऑफ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, तो 19(1)(c) के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना आपका फंडामेंटल राइट है। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए आर्टिकल 43B के अंदर, दैट सेड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट एडेड अ स्पेशल चैप्टर कॉल्ड 9B, पार्ट 9B इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट सेड कि कोऑपरेटिव से रिलेटेड उसमें जो प्रावधान होंगे, प्रोविजंस होंगे, वो सारे हम संविधान में लिस्ट कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट कर देते हैं। सो कोऑपरेटिव से जुड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 97th अमेंडमेंट। इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, और वो क्यों न्यूज में था उसके लिए आप जरूर मेरा 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है और इसके बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके क्या बातचीत चल रही है। Then comes the one which is the most in news this year, that is the failed attempt of 99th Constitutional Amendment Act, जिसके द्वारा आपने कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की कोशिश की। हमें पता है कि 3 जजेस केस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई या जजमेंट्स आई, उसके हिसाब से अब सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। बट नाउ, एंड दैट कोलिजियम सिस्टम वाज चैलेंज्ड इन फैक्ट इन द ईयर 2014 थ्रू दिस 99th अमेंडमेंट। तो पार्लियामेंट में पास हुआ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू एक नई बॉडी बनाने की बात की गई जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन में से एग्जीक्यूटिव में से 3 मेंबर होने थे और आपके जुडिशरी में से 3 मेंबर होने थे, और इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपके सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होने थे। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेस केस के अंदर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। इट डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड
कोलिजियम सिस्टम जो था वही अभी भी जजेस की अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन देता है। जिन भी नामों को कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द कोलिजियम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जिन भी नामों को देते हैं आगे मिनिस्ट्री को, उन्हीं को प्रेसिडेंट को ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना पड़ता है। तो ओनली द नेम्स दैट गो फॉरवर्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट आर हेल्ड eligible or they are the ones only who can be appointed as the judges. 100th Constitutional Amendment Act 2015 बाउंड्री एग्रीमेंट को लेके है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री एग्रीमेंट तो साइन हुआ था, लेकिन वो तब पाकिस्तान हुआ करता था। उसे नेहरू नून एग्रीमेंट भी बोला जाता है। और याद करो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद यू गाइस एंड दैट वाज 9th constitutional amendment, but that 9th constitutional amendment due to political pressure could never be implemented. फिर क्या होता है, 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे एंड उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ एग्रीमेंट साइन करते हुए ये कहा कि हम कुछ अपने बाउंड्री के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, जिसमें से डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण था एनक्लेव्स बनना। एनक्लेव्स, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि मान लीजिए ये बॉर्डर है, तो ये वाला जो एरिया है रेड वाला वो इंडिया का है, ग्रीन वाला जो एरिया है वो बांग्लादेश का है, फिर रेड वाला इंडिया का है, फिर ये बांग्लादेश का है। सो ऐसे छोटे छोटे एनक्लेव्स बन गए थे। अब एनक्लेव्स तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। मान लीजिए हम यहां से यहां पहुंचना चाहते हैं, तो फिर वी विल हैव टू गो थ्रू बांग्लादेश, और यहां के लोगों के बेसिक अम्यूनिटीज या सुविधाएं नहीं होती थी, इसीलिए हमने एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज मतलब ये वाले जो एनक्लेव थे वो हमने रख लिए और बांग्लादेश के जो एनक्लेव्स थे इंडिया में वो हमने बांग्लादेश के जो एनक्लेव्स थे वो हमने रख लिए और इंडिया के जो एनक्लेव्स थे वो हमने बांग्लादेश को दे दिए। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि एक्सचेंज ऑफ लैंड हो गया, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी हो गया, और इसके अंदर बिकॉज वी वर गिविंग अवे सम टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री वी हैड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि मैंने स्टेट बदल दिए, स्टेट के नाम बदल दिए, नहीं, हम बाउंड्री बदल रहे थे, बाउंड्री चेंज कर रहे थे, इसलिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ा। हमें फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ा, जहां पे हमने आसाम का एरिया, बंगाल का एरिया, ये सब चेंज किया, और इसीलिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इस अमेंडमेंट को कौन नहीं जानता, 101st। इसके बाद वाले तो आप सभी को पता होने चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी वेरी रिसेंट। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए जो भी चेंजेस करने पड़े वो हमने 101st अमेंडमेंट से किया है। दैट इंक्लूडेड गिविंग कंकरेंट टैक्सेशन पावर्स टू द सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर को भी उतनी पावर मिली, स्टेट्स को भी उन्हीं पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर जीएसटी लगाने की पावर मिली, जिससे एसजीएसटी अलग, सीजीएसटी अलग, बट टैक्स सेम चीज के ऊपर लगता है। तो उसी तरीके से अलग अलग चेंजेस लाए गए, जीएसटी काउंसिल के लिए जो चेंजेस लाए गए, ऑल दोज चेंजेस वर ब्रॉट बाय द 101st अमेंडमेंट। 103rd अमेंडमेंट पे आ जाओ। सेकंड मैंने स्किप कर दिया है, सेकंड आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, बहुत आसान है। 103rd अमेंडमेंट पे आ जाओ। 103rd अमेंडमेंट कहता है कि आर्टिकल 15 और 16 दीज विल बी अमेंडेड दैट विल प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस in educational institutions as well as government jobs. So this 10% reservation is for economically weaker section. यहां अमेंडमेंट के अंदर क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया होगा, किसे ईडब्ल्यूएस माना जाएगा, बट ये रिजर्वेशन का प्रावधान डाल दिया गया। इसे नवंबर 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल आया था, नवंबर 2022 में इसे वैलिड ठहराया गया। और आखिर में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट हैज एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा एज वेल एज द स्टेट असेंबलीज। दोनों जगह 10-10 साल के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व की जाएगी उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, लेकिन एंग्लो इंडियंस के लिए सीट्स रिजर्व नहीं की जाएगी। सीट्स रिजर्व नहीं होती थी, बेसिकली दे यूज्ड टू बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते थे और स्टेट की असेंबलीज में 1 एंग्लो इंडियन गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होता था। नाउ सच अ प्रोविजन इज नॉट देयर। एंग्लो इंडियंस मींस दोज पीपल हु आर ऑफ यूरोपियन डिसेंट
ब्रिटिश यूरोप के डिसेंट के हैं, उनके पूर्वज यहाँ वहाँ के थे, लेकिन वो यहाँ पे आके सेटल हुए, यहाँ पे आके उन्होंने लोकली मैरिज की और इनकी फैमिली जो है वो अब एंग्लो इंडियंस के नाम से जानी जाती। So these people were not given any kind of extension. तो नेक्स्ट अमेंडमेंट 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 है। इस अमेंडमेंट का बैकग्राउंड या कहानी ये है कि इसको लाने की वजह थी दो। एक 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा, उसके अंदर लाए गए चेंजेस को क्लैरिफाई करने के लिए, और दूसरा ये क्लैरिफिकेशन इसलिए देना पड़ा क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाई जिसके अंदर उन्होंने 102nd अमेंडमेंट में किए गए चेंजेस का यूज किया टू एक्सप्लेन दैट। कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। 2019 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठास के लिए स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। मराठास को अदर बैकवर्ड कैटेगरीज मानते हुए 16% सीट्स उनके लिए रिजर्व की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को इनवैलिडेट कर दिया। इसके उन्होंने दो कारण दिए। रीजन नंबर 1 था कि ये 50% लिमिट जो रखी गई थी इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसे ब्रीच कर रहा है। इंदिरा साहनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जितनी भी SC ST OBC को रिजर्वेशन देते हो वो कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो पहला रीजन ये दिया गया क्योंकि यहां पे 16% देने की वजह से 50% का बैरियर ब्रीच हो रहा था। दूसरा रीजन दिया गया कि आफ्टर द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देयर वाज एन आर्टिकल एंड दैट आर्टिकल वाज आर्टिकल 342A। In this article it was mentioned कि OBC यानी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट होगी वो वही होगी जो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाएगी। That means it was looking as if there was only supposed to be one list of OBC and that list was supposed to be the central list of OBC। इसका मतलब स्टेट्स के पास ओबीसी डिक्लेयर करने और ओबीसी की सेपरेट लिस्ट मेंटेन करने की पावर नहीं थी। ऐसा 102nd अमेंडमेंट के बाद लग रहा था संविधान पढ़ने के वक्त। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह मराठा रिजर्वेशन को खारिज कर दिया। अब सरकार यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि स्टेट्स की ओबीसी की लिस्ट निकालने की पावर चली जाए और उसको क्लैरिफाई करते हुए 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 342A में बदलाव लाया गया। 342A में यह क्लियरली लिख दिया गया कि देखिए सेंट्रल लिस्ट के लिए जो नाम होंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा बताए जाएंगे, प्रेसिडेंट द्वारा मेंटेन की गई एक लिस्ट के तहत डिसाइड किए जाएंगे। ये नाम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट और उनकी रिजर्वेशन पर्पसेस के लिए होंगे। इसी के साथ साथ हर एक स्टेट अपनी एक अलग लिस्ट बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट के पर्पसेस के लिए, स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देने के लिए वो स्टेट की लिस्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब भारत में शेड्यूल्ड कास्ट की एक ही लिस्ट होती है, दैट इज द सेंट्रल लिस्ट। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एक ही लिस्ट होती है, दैट इज द सेंट्रल लिस्ट। बट ओबीसी यानी कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की दो लिस्ट हो सकती है सेपरेट, एक स्टेट के लिए और एक सेंटर के लिए अलग। This was re-established by 105th Constitutional Amendment Act। इसने आर्टिकल 342A में यह क्लैरिफिकेशन लिखी। इसके साथ साथ आर्टिकल 366 में भी बदलाव लाया। आर्टिकल 366 हमारे संविधान का वो आर्टिकल है जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी गई है। तो वहां पे डेफिनेशंस में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन लिखते हुए उसने डिफरेंशिएट किया कि सेंट्रल लिस्ट के लिए जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कोई लिस्ट होगी वो प्रेसिडेंट द्वारा, सेंटर द्वारा बनाई जाएगी, और स्टेट के लिए स्टेट अलग से बना सकता है। दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। The 106th Constitution Amendment is the last amendment that has been made। 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। It was the 127th Constitutional Amendment Bill, but when it was passed, it became 106th Constitutional Amendment Act। In this particular act, there was focus on two legislatures. One was the Lok Sabha, and the other was all the states' legislative assembly. But apart from that, one more mention was there, that was Delhi की UT की legislative assembly। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से 3 लेवल पे, लोकसभा में, हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली की यूटी की असेंबली में
1/3 सीट्स रिजर्व करने की बात की गई, किसके लिए? महिलाओं के लिए। Second point that you need to understand is that this 1/3 is the 1/3 of total seats as well as among the already reserved categories। मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए अगर मान लीजिए 30 सीट रिजर्व होती है लोकसभा में, इमेजिन है, अभी ये असली नंबर नहीं है, तो उसमें से भी 1/3 सीट्स विमेन की होनी चाहिए। सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अगर मान लीजिए 24 सीट रिजर्व होती है, तो उसमें से भी 1/3 सीट्स, दैट मींस 8 सीट विमेन की होनी चाहिए। दिस नंबर इज नॉट द एक्चुअल नंबर, दिस इज जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है। थर्ड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यहां पे आपको पुडुचेरी और J&K इन दोनों की असेंबली के बारे में मेंशन नहीं दिखेगा। व्हाई? बिकॉज बोथ द पुडुचेरी एज वेल एज द J&K असेंबली विल बी गवर्न्ड बाय द रिस्पेक्टिव लॉज दैट हैव बीन मेड। पुडुचेरी के लिए अलग कानून 1962 में बना था, J&K के लिए 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, और उन कानूनों में बदलाव लाने के बाद 2023 में दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एक्सटेंडेड टू दोस टू यूटीज एज वेल। बट 106th अमेंडमेंट के अंदर ये दो यूटीज का मेंशन आपको नहीं दिखेगा। आपको मेंशन दिखेगा लोकसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स का, और दिल्ली की यूटी की असेंबली का। आई होप दिस इज क्लियर। तो कौन से आर्टिकल चेंज किए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने? नंबर 1 330A के अंदर चेंज किया है, जहां पे लोकसभा की बात होती है। 332A के अंदर ये लिखा है जहां पे स्टेट असेंबलीज की बात होती है। क्या लिखा है? वही 1/3 वाली बात। 239AA जो दिल्ली के लिए है वहां पे चेंज किया है, और 334 में भी चेंज किया है। तो आपको 4 आर्टिकल्स में चेंजेस देखने को मिले। ये 334 आर्टिकल क्या कहता है? 334A आर्टिकल कहता है कि ये जो रिजर्वेशन अप्लाई करनी है ना आपने, दिस विल हैपन आफ्टर द फर्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज अकर्स आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस हैपन्स। मतलब देश की जनसंख्या की गिनती जब होगी नेक्स्ट 2021 वाली जो कंप्लीट हो जाएगी, उसके आधार पे जो सीट्स का डीलिमिटेशन किया जाएगा, दैट मींस लोकसभा और विधानसभा की सीटों का एलोकेशन किया जाएगा, उस प्रक्रिया के बाद ये अप्लाई होना शुरू होगा। मतलब 2024 के इलेक्शन में विमेन रिजर्वेशन अप्लाई नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट दैट 2023 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया था। दूसरी बात ये कि ये जो रिजर्वेशन है ये 15 साल के लिए अप्लाई होगा, 15 इयर्स के लिए अप्लाई होगा, और अगर इसे आगे एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट कानून के थ्रू बाय लॉ इट कैन एक्सटेंड इट बियॉन्ड 15 इयर्स एज वेल। जब से भी ये स्टार्ट होगा तब से 15 साल तक के लिए ये वैलिड रहेगा। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्या आपको लगता है कि इससे पहले कभी कोशिश नहीं की गई विमेन रिजर्वेशन लाने की? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन द ईयर 1996, in the year 1998, in the year 1999, and in the year 2008. In all these years, constitutional amendment bills were introduced so that women reservation could be held. But due to one reason or the other, they could not be passed. 1996 में तो गीता मुखर्जी कमेटी भी बनी थी जिसने रिकमेंडेशंस भी दिए थे, और अपनी रिकमेंडेशंस में उन्होंने ओबीसी विमेन को सेपरेटली रिजर्वेशन देने की बात की थी। खैर 98-99 में लोकसभा डिसॉल्व हुई, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया, और 2008 में आपसी सहमति नहीं बन पाई ऑन द मैटर ऑफ ओबीसीज रिजर्वेशन। लेकिन फाइनली 2023 में जाके बिल पास होता है, कानून बनता है, और अब नेक्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद से आपको ये सीट्स देखने को मिलेगी रिजर्व्ड 33% विमेन के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि रोटेशन ऑफ सीट्स का भी इसमें क्लॉज है। मतलब ये भी कहा गया है अंडर 334A कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो हर डीलिमिटेशन के साथ कौन सी सीट वुमेन के लिए रिजर्व्ड है उसे रोटेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। इट कैन बी चेंज्ड एज वेल। सो दिस इज हाउ द amendment has come into the picture. Please remember the relevant articles 330A, 332A, 239AA के अंदर एक क्लॉज ऐड किया, एंड 334A।